मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की YouTube चैनल में कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारे हिंदी विषय में इकाई नंबर 9 जिसका नाम है निर्भय बनो, उनके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानकारी लेंगे। और इनके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब निर्भय बनो, यह जो गद्य है, इस गद्य का जो शीर्षक है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमारे जीवन में बचपन से ही हमें कई गुणों का विकास हमें होता है। प्रामाणिकता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, परमार्थ भाव। तो इन सभी गुणों के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा गुण है निर्भयता। व्यक्ति जो है वह निर्भय होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है, डरपोक है, भयभीत है, तो वह जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जीवन के हर कदम को आगे बढ़ाना है तो व्यक्ति को निर्भय बनकर जीवन जीना चाहिए। तो हमारे जो आज के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, उन्होंने निर्भय बनो इसको एक उनका रचित एक उपन्यास है जिसका नाम है कितने चौराहे। और इस उपन्यास में से उन्होंने एक नवयुवक पात्र जो है प्रियोदा नामक, इस पात्र को लेकर उन्होंने इस इकाई में निर्भयता दिखाई है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने प्रकाश डाला है। तो हमारे जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो हिंदी साहित्यकार के बहुत ही अच्छे उपन्यासकार, कथाकार रह चुके हैं, तो सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। और साथ ही आज हमारा जो यह गद्य है उसका जो शीर्षक है वह बहुत ही यथायोग्य है, क्योंकि हमारे जीवन में इस गुण का होना भी जरूरी है। तो इस अंश के माध्यम से हम भी अपने जीवन में, अगर हम भयभीत रहते हैं, हमारा मन जो ऐसा रहता है, तो जीवन में इसका संदेश मिलता है। इस अंश से भी यह हमें एक संदेश मिलता है कि हमें जीवन में निर्भय होकर रहना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनका जन्म जो है वह सन 1921 को हुआ था और उनका निधन जो है वह सन 1977 को हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार, देखो बच्चों, यह उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें आंचलिक कथाकार कहा जाता था। रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा और दीक्षा उनके गांव विराटनगर, जो नेपाल के आसपास स्थित है, तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कारावास भी भोगा था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य भी किया था। अपने पहले उपन्यास, उन्होंने सबसे पहला उपन्यास कौन सा रचित था? मेला आंचल। उनके प्रकाशन के साथ ही वे बहुचर्चित यानी कि विख्यात हो गए। उनके पहले वे एक कहानीकार एवं रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे, लेकिन उनका पहला उपन्यास मेला आंचल, और इसी के माध्यम से उन्हें आंचलिक उपन्यास के नाम से उन्हें जो प्रसिद्धि है वह मिली थी। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता, कुरूपता को मानवीय सहृदयता एवं पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त भी किया है। उनकी भाषा में लोक बोली के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है, क्योंकि आंचलिक का मतलब होता है प्रादेशिक जो बोली है, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग ज़्यादा किया है। भाषा में ताजगी और नयापन है।
मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके जो बहुचर्चित और प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा ठुमरी, अग्निकोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके कहानी संग्रह भी है। यानी कि उनकी हिंदी साहित्यिक रचनाओं में उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है इसके बारे में यहाँ हमें जानकारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री का सम्मान भी मिला था। यह अंश उनके उपन्यास यानी कि आज जिसके बारे में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वह उपन्यास कितने चौराहे उसमें जो 7वां प्रकरण है उनमें से लिया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, मनमोहन का किस तरह से झुकाव होता है इसका चित्रण यहाँ पे इस अंश में किया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हम जितनी भी बोध कहानियाँ सुनते हैं उन कहानियों में से हम जीवन के कई मूल्यों को समझते हैं और जीवन में जैसे कि प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी तो आदि ऐसी कई छोटी मोटी कहानियों को पढ़ते हैं, ऐसी बोध कथाओं को सुनते हैं और अपने जीवन में उन गुणों का हम संचार करते हैं, उन गुणों की प्राप्ति करते हैं। तो आज हम हमारे जीवन में एक ऐसे ही गुण निर्भयता का गुण आज हम सीखने जा रहे हैं जो जीवन के मूल्यों में भी सर्वप्रमुख है। चलो बच्चों, तो अब हम हमारे यहाँ का जो पाठ है उसका अध्ययन करें। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता था। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते थे। देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द जो है कस्बे, कस्बे का अर्थ क्या होता है? कस्बे का अर्थ होता है छोटा सा जो मोहल्ला होता है उसे कस्बा कहते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। मुठिया यानी कि मुट्ठी भर अनाज। मुठिया शब्द जो है उसका अर्थ होता है मुट्ठी भर अनाज। और मुठिया वसूलना यहाँ एक मुहावरा भी बनता है बच्चों। देखो यहाँ एक मुहावरा भी है कि मुठिया वसूलना यानी कि किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर भर के अनाज जो है वह लोगों के घर जाकर लोगों से मांगना, उसे कहते हैं मुठिया वसूलना। कभी अकेला और कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए तब तक उसका दल सेवा में जुटा रहता था। दल यानी कि उसकी टीम, जिसे हम कहते हैं टीम बनाकर वह जो काम करते थे, टोली जो है उसे वह लोग क्या करते थे कि उनकी एक सन्यासी आश्रम में से वह हर रविवार को जो बच्चे जो है वह घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। फिर वह जो बीमार छात्र हो या भाई कोई व्यक्ति बीमार हो तो उनकी सेवा में वह जुड़ जाते थे और जब तक वह भला चंगा न हो। यहाँ भी एक मुहावरा है बच्चों, भला चंगा यानी कि स्वस्थ होना, कि जब तक व्यक्ति भला चंगा न हो तब तक पूरा दल उसकी सेवा में जुट जाता था। जुट जाना यानी कि व्यस्त हो जाना। अब जो प्रियव्रत राय है जिसे प्रियोदा प्यार से कहते हैं, तो वह मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का एक लोकप्रिय विद्यार्थी है और विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे बहुत ही चाहते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। और यह लड़का जो है वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए, जो आश्रम है जिसका नाम है सन्यासी आश्रम, उनके लिए वह घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज लोगों से मांगता है और फिर उस अनाज को वह सेवा भाव से जो कोई बीमार है या किसी की ज़रूरत है वहाँ पे यह अपने टोली के साथ उसके घर हाजिर हो जाता और उसकी सेवा में लग जाते थे। तो ऐसा कार्य जो है जिसे कहते हैं सेवा भाव का, यानी कि सेवा परायण भाव इस छोटे से बच्चे में दिखाई। देखो यहाँ भी हमारे जीवन का एक गुण लेखक जो है वह दृष्टिकोण करते हैं
कि हमारे हृदय में दूसरों के लिए परोपकारी भावना होनी चाहिए। हमारे हृदय में दूसरों के लिए सेवा परायणता की भावना, ऐसे गुण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रोबी और कालू। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। अब देखो, यह छोटे से बच्चे वो बहुत अच्छा काम करते और ऐसा काम करते कि जिससे इसकी इज्जत भी बढ़ती है। यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह क्या करते हैं, तो वह एक बालूचर, एक छोटी सी उनकी जो प्रवृत्ति जो वह कर रहे हैं उसका नाम उन्होंने रखा है बालूचर। वह हर शनिवार को प्रियोदा और उनके जो सभी साथी हैं वह हर शनिवार को वहाँ पे बालूचर जो है उस नाम पे एकत्र होते थे और वहाँ जाके वह स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ जाकर वह शनिवार को वह इकट्ठा होकर आगे के यानी कि रविवार को कौन सा कार्यक्रम करेंगे इसके बारे में सोचते। यानी शनिवार का जो कार्यक्रम होता है वह यही होता है कि वह इकट्ठा होकर सोचते हैं कि रविवार को हम क्या करेंगे। तो ये छोटे से बच्चे जो है बहुत अच्छी टोली बनाकर वह अच्छे कार्य करने की सोचते हैं। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। तय यानी कि निश्चित करना, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है और क्लब का सदस्य होना चाहता है। अब प्रियोदा है, उन्होंने कौन सा क्लब बनाया था, उस क्लब का नाम क्या था बच्चों, उसका नाम था बालूचर। और यह बालूचर जो क्लब है वह हर शनिवार को परमान के पास वहाँ यह जो छोटा सा दल है, यह टोली है, वह इकट्ठा होती है स्कूल की छुट्टी के बाद और वहाँ खेलने कूदने और गाने बजाने के अलावा दुनिया भर की खबरें जो प्रियोदा रखता है वह सभी लोग सुनते हैं। और रविवार के दिन जिसे कहते हैं टाइम टेबल निश्चित करते बनाते, रविवार के दिन सेवा का जो उनका जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में कौन किस जगह पे जाएगा, कौन किसकी मदद करेगा, इसके बारे में सारी चर्चाएं होती थी। इसी दौरान कालू जो है वह प्रियोदा से कहता है कि यह है मनमोहन बहुत ही तेज लड़का है और हमारे इस छोटा सा हमारा जो क्लब है उसका वह सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर के पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा सवाल पूछा। मनमोहन चुप रहा और फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगने लगा था। अब देखो, प्रियोदा जो है वह उनके इस छोटे से क्लब बालूचर नामक उनका जो छोटा सा क्लब है, इस क्लब के अंदर मनमोहन एक नया सदस्य बनना चाहता है। कालू जो है वह मोना यानी कि मनमोहन नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए प्रियोदा के पास लाता है। प्रियोदा उसे सवाल पूछता है कि यकीनन क्या यह इस क्लब का मेंबर बन सकता है, ऐसी भावना उसमें है। तो उसके लिए वह कुछ उसे सवाल पूछता है, जैसे कि आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार समझते हैं, ऐसे कौन से आधुनिक नेता है जिसको हम भगवान समझते हैं? मनमोहन ने उत्तर दिया, गांधी जी। फिर प्रियोदा ने दूसरा प्रश्न पूछा, पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? उन्होंने उत्तर दिया, मनमोहन ने कौन सा उत्तर दिया? वकील बनना चाहते। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? ऐसा फिर से प्रियोदा ने तीसरा प्रश्न किया। उसके उत्तर में मनमोहन ने कहा, सीख लेंगे।
फिर उसने आगे प्रश्न पूछा कि यदि रोगी हैजा पीड़ित हो तो भी इस प्रश्न के उत्तर में मोना यानी कि मनमोहन जो है वह चुप रह जाता है। क्यों चुप रह जाता है? क्योंकि वह हैजे से डरता था और इस बात से वह थोड़े चिंतित में आ गया। फिर उसके बाद फिर से प्रियोदा ने प्रश्न पूछा, गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। अभी देखो प्रियोदा जो है वह जिन साहसिक वृत्ति में वह जुटे हुए हैं, ऐसा कार्य वह कर रहे हैं, तो वह एक नए सदस्य जिसका नाम है मनमोहन, उसको इस क्लब का मेंबर बनाना है या नहीं बनाना, इसके बारे में वह प्रश्नोत्तर करते हैं और उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रियोदा यह जानना चाहता है कि यह व्यक्ति हमारे इस क्लब का मेंबर बन सकेगा या नहीं। अब इस छोटे से बच्चे के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी, वह भी इस बात पे प्रकाश डालना चाहते हैं कि जीवन में ऐसे गुणों का सिंचन होना जरूरी है। दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना जरूरी है। किसी भी भाव में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर कार्य को तत्पर होकर करने की भावना होनी चाहिए। तो प्रियोदा जो है वह सभी लोगों का बहुत ही प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि जब हमने यहाँ पे पढ़ाई की तो हमने इस बात पे तो गौर कर ही लिया बच्चों कि प्रियोदा जो है ना वह बहुत ही सेवाभावी लड़का है और सेवाभावी लड़का होने के कारण ही उन्होंने बालूचर जैसा क्लब बनाया है। वहाँ रविवार को सन्यासी आश्रम के लिए अपने बच्चों के जो अपने साथीदार है बच्चे जो है वहाँ सन्यासी आश्रम के लिए मुठ्ठियाँ वसूलने निकलते थे। स्कूल का कोई छात्र है, कोई व्यक्ति है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उनकी देखभाल में पहुँच जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जब तक भी वह भला चंगा न हो ना तब तक वह अपने साथियों के साथ बड़े ही आत्मीय व्यवहार से उनकी देखरेख में रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों की यहाँ पे जिस गुणों का विकास, गुणों को हमें हमारे जीवन में विकसित करना चाहिए, उन सभी गुणों का यहाँ पे प्रकाश हमारे लेखक ने डाले हैं प्रियोदा के माध्यम से। और उनके साथ साथ हमें निर्भय भी बनना चाहिए, यानी कि किसी के बारे में अगर हम अच्छे विचार रखेंगे तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और यहाँ पे जो इस क्लब में नया सदस्य आना चाहता है मनमोहन, वह वाकई ही इस जो टोली है इस टोली में शामिल होने के लायक है या नहीं, इसका परीक्षण निरीक्षण प्रियोदा जो है वह लेता है। और साथ ही में हम बच्चों ये भी देखो कि प्रियोदा की जो टोली है वह कौन कौन से सेवा कार्य करती है। तो वह सेवा सन्यासी आश्रम के लिए सेवा कार्य में वह मुट्ठी भर जो अनाज है वह लाके उन्हें देते हैं। उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए वह कार्य करते हैं। तो ऐसे कई कार्य स्कूल के बाद यह बच्चे करते हैं। तो एक सेवा कार्य का गुण हम में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। मोना यानी मनमोहन। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर का मजबूत है, रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते। सूर्य नारायण को किस नाम से बच्चे पुकारते थे? सूरज पहलवान। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य यानी कि मोना मनमोहन के गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले तो लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू भी कर दिया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उन्होंने मनमोहन ने गाना शुरू किया क्योंकि उसे गाने का शौक था। उन्होंने गीत गाया और गीत को सुनकर सभी के साथ उन्होंने मेलजोल भी बढ़ा दिया और क्लब का सदस्य भी बन गया। इसके बाद गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा,
अब देखो सूर्य नारायण नामक जो लड़का है वह कैसा है, तो वह जो है वह मजबूत, शरीर उसका बहुत मजबूत है। और टोली में सभी को तैरने का काम कौन सिखाता है? सूर्य नारायण। तो हर बच्चे में कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, हर बच्चे में ऐसा कुछ न कुछ कौशल्य है कि जिससे वह इस दल का सदस्य बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना, क्योंकि अब देखो जो मनमोहन है उसका गला बहुत अच्छा है, तो बच्चे जो है वह सुबह रविवार के दिन सुबह जो प्रभात फेरी लगाते थे उसमें मनमोहन को कौन सा कार्य दिया गया कि वह गाना गाएगा। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर, पखेरु का अर्थ क्या होता है बच्चों? पखेरु मतलब पक्षी, उसका अर्थ होता है पक्षी। और जो परमान जो है ना उसका अर्थ है एक नदी का नाम है जहाँ पे ये बच्चे इकट्ठे होते हैं, जिससे जो क्लब उन्होंने बनाया ना बालूचर नामक क्लब, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो यह एक नदी का नाम है और वहाँ पे वह बच्चे हर शनिवार को इकट्ठे होते हैं और रविवार के दिन कौन सा कार्य करेंगे, कौन सा सेवा कार्य करेंगे, इनके बारे में वह सोच विचार करते हैं। बांसवन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल में सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, पंक्ति बांधकर यानी कि एक लाइन में। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। एक गीत जो है वह लहलहाता हुआ वह चला जा रहा है। अब देखो सूर्य नारायण जो है, हमने यहाँ पे पढ़ाई किया कि सूर्य नारायण जो है वह भी एक क्लब का सदस्य है। वह पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में कमज़ोर है। शरीर कैसा है? मजबूत है। और इसी के लिए बच्चे जो है वह मुझे सूरज पहलवान कहते थे। और मनमोहन जो है उसे तैरने का काम कौन सिखाएगा? तो उसे तैरने का काम सूर्य नारायण सिखाएगा। और आगे जब तैरने के सिखाने की जिम्मेदारी मिली उसके बाद मनमोहन जो है वह अच्छा गीत गाता है, गीत गाने में उसकी रुचि ज़्यादा है, तो उन्हें उसकी गीत की जो पंक्तियाँ है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो प्रियोदा जब यहाँ मोना की पंक्तियाँ सुनता है तो उसकी तारीफ करता है और उन्हें कौन सा कार्य सौंप देता है कि सबसे जो सुबह रविवार की सुबह में प्रभात फेरी है, उस प्रभात फेरी में मनमोहन जो है वह गीत गाएगा, भजन गाएगा। उसके बाद सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी कि सूर्यास्त होने वाला था। फिर क्लब के सभी सदस्य जो है वह एक लाइन में चले गए, नदी के पुल के पास धीरे धीरे पहुंच गए और वहां से एक गाड़ीवान जो है वह बहुत ही मदमस्त तन्मय यानी कि मुग्ध होकर विद्यापति जो लेखक है उसका गीत है वह गा रहा था। विद्यापति का गीत कौन सा है? भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन, विद्यापति का गीत गा रहा था। और सूरज के भी उसके सुर से सुर मिलाए, जो सूरज था उन्होंने भी उसके सुर मिलाए। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञानंद झा से कहा विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी ठाय, बालूचर के उस पार से किसी के फायर आया। देखो बच्चे बोल रहे कि यह तो विद्यापति की लाचारी है, कृत्यानंद झा ने कहा था। और इस दौरान अचानक से आवाज़ आई, फायर किया किसी ने। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और हुई चिड़िया के लेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। अब जब बच्चे जो हैं वह जा रहे हैं, सूर्यास्त होने वाला था और नदी के पुल से पास हो रहे थे, उसी दौरान अचानक से फायर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और उसी समय जब फायर की आवाज़ सुनाई देती है और एक पंखी जो है वह किसी एक बालूचर के पास आकर गिर जाता है और छटपटाने लगता है और उसे देखकर वह रोता है। मटमैले अंधकार में ऐसे जो संध्या का समय था, तो इसी दौरान
बच्चों ने क्या देखा कि एक अर्दली मुनि आदमी जो है, वह अर्दली मुनि यानी कि अफसर का नौकर, अर्दली मुनि आदमी को क्या कहते हैं, जो अफसर होते हैं ना, उसका नौकर दौड़ा हुआ आता है और चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। उन्होंने चिड़िया को पकड़ लिया अपने हाथों से। डेने का अर्थ होता है पंख। उन्होंने क्या किया, जो पक्षी है उनके पंख को पकड़ लिया और कहा कि उस नौकर ने कह दिया अफसर को कि मुझे मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भरी खचड़ा है। यहाँ सब डिप्टी साहब का अर्दली है, नौकर है और बड़ा ही खचड़ा यानी कि मूर्ख है, बहुत मूर्ख है, उससे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अड़बेगजबाज है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट यानी कि थोप जाओ, जिसे कहते हैं कि रुक जाओ। हॉल्ट करने के लिए प्रियदा ने अपने मुख से कहा। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यही है कि साले ने सभी हंसे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होती है तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब देखो, ये छोटे से बच्चे हैं ना, उन्होंने जो बालूचर नामक क्लब बनाया था, उस क्लब का एक नियम है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कोई भी अपशब्द नहीं बोलेगा, गाली गलौज नहीं निकालेगा। तब यहाँ पे इब्राहिम जो है, उन्होंने अफसर को क्या कहा, खचड़ा कहा, बारी खचड़ा यानी कि मूर्ख। अपशब्द निकल गया उसके मुंह से। तो इब्राहिम को इस गलती का तुरंत एहसास हुआ कि उसने तो गलत बोल दिया और दल के नियम के अनुसार किसी भी प्रकार से मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो या किसी का अपमान हो। तो इसी दौरान इब्राहिम जो है वह तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक किसे, प्रियदा को और सभी बच्चों से माफ़ी भी मांगता है कि उसने बात ही ऐसी बोली कि मेरे मुंह से निकल गया। अब जो अर्दली था उसने ऐसे दबोच के पकड़ा था उस पक्षी को और उसका शिकार मिल गया। ऐसे भाव को देखकर मेरे से रहा नहीं गया, इसीलिए इब्राहिम कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया। और सभी हंसने भी लगे। लेकिन उसकी बात सुन के सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन प्रियदा जो है ना, वह गंभीर हो रहा। उसने कहा कि यह तुम्हारी 8वीं गलती है। नियम है, बालूचर क्लब का नियम है कि अगर 10 गलतियां हो गई तो उसे निकाल देना होगा। तो इस बात का ख्याल रखना। ऐसी बात इब्राहिम को कौन कहता है, प्रियदा कहता है। जब सब डिप्टी साहब ने फायर करके चिड़िया को मारा और चिड़िया जो है वह नीचे गिर गई। कहाँ पे गिरी, उन बच्चों के पास गिर गई। और उन बच्चों के पास जब वह चिड़िया गिर गई तो अर्दली उसे दौड़ता हुआ लेने के लिए गया और मरी हुई चिड़िया को उसके पंख पकड़ के उसे कह दिया कि मुझे शिकार मिल गया, मिल गई। और इसी दौरान जो इब्राहिम है वह उसे सह नहीं पाता। उसने बोला कि साला बारीक खचड़ा है, जो एक ही रूप से अपशब्द कहलाता है। तो इसी बात पे प्रियदा उसके मुंह से यह निकला हुआ शब्द सुनकर उसे कहता है कि यह तुम्हारी गलती है। यानी कि शाला जो शब्द है, साला शब्द निकालना योग्य नहीं है। तो इस बात पे इब्राहिम माफ़ी भी मांगता है और प्रियदा उसे कहते हैं कि अगर 10 गलतियाँ ऐसी हो गई ना तो तुम्हें इस क्लब से निकाल देंगे। यह तुम्हारी 8वीं गलती है। किसी प्रकार का अपशब्द बोलना, किसी के मुंह पे गाली निकालना, यह हमारी सभ्यता नहीं है, हमारा क्लब का नियम भी नहीं है। इस बात पे वह गौर करने के लिए प्रियदा उसे कहते हैं और इब्राहिम मान भी लेता है। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे। वह महीन भारत देरी से बुझता है, मैं समझा दूंगा। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई आपस में बातचीत या सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। अब
यहाँ पे जब इब्राहिम उसे उसके सामने तर्क करता है, प्रियोदा को कहता है कि अफसर लोग होते हैं, अगर उसको गाली दे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उनसे मुंह से निकल गया है। वह कहता है कि जो ऐसे लोग होते हैं उसे गाली देने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन प्रियोदा कहता है कि अगर उसे गाली देते हैं तो मुंह तो हमारा ही बिगड़ेगा, तो इस बात पे हमें खुद गाली बोलनी नहीं चाहिए। और इब्राहिम की बात जब समझ नहीं पाते हैं तब उसे समझाने के लिए जो अन्य बच्चे हैं वह कहते हैं कि आप इब्राहिम को समझा नहीं सकोगे, मैं समझा दूंगा। हमारा क्लब जो है उसका नियम है कि कोई भी व्यक्ति आपस में ऐसे अपशब्द का उपयोग नहीं करेगा, तुम इस बात को जानते हो। बात खत्म हो गई। सरुवाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना मैं डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। और सरुवाइन धर्मशाला जो है वहाँ पे जाकर सभी बच्चे जो है वहाँ से अपने घर पे चले गए। यहाँ पे गाली और अफसर के बारे में इब्राहिम का तर्क था कि अफसर को गाली देना कोई अपमान नहीं है, लेकिन क्लब का नियम जो है इस नियम को याद दिलाकर इब्राहिम को शांत किया जाता है और फिर सभी बच्चे सरुवाइन धर्मशाला के पास जाकर सब एक दूसरे के घर जाने के लिए विदा हो जाते हैं। अब मनमोहन का जो डर था इसके बारे में बताया है। कालू ने मनमोहन से कहा, मैं जानता हूँ कि तू डरेगा, चल मैं तुझे घर पहुँचा दूंगा। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा ने देखा कि मनमोहन डरता है, रात के अंधकार में उसे डर लगता है, तो वह कहता है कि कालू तुम अपने घर पे चले जाओ, मैं उसे पहुँचा दूंगा। रात में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान थे। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करके कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए तो डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचात किलकिल करते रहते हैं और मैदान में प्रेतियाँ भी नाचती है। इस तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा जो है उन्होंने मनमोहन के अंदर जो डर है इस डर को निकालने के लिए उन्होंने कौन सी तरकीब निकाली कि उन्होंने मनमोहन को एक सूने रास्ते में जाने से जो वह डरता था वहीं पे ले गए। फिर प्रियोदा उसके साथ चलते थे और रास्ते में एक जो सूना खंडहर था, जो उजड़ा हुआ मकान था, उस मकान की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि देखो वह जो मकान है ना वह तो पोस्टमार्टम हाउस था और इसी के कारण यहाँ आसपास भूत पिचात लटकते हैं, प्रेतनियाँ नाचती है और यहाँ पे सभी जगह पे किलकिलाट जैसी आवाज़ें आती है, झुंड में कहीं ना कहीं छुपे होते। इस तरह से प्रियोदा मनमोहन को डराने लगते हैं और कहते हैं कि डर तो नहीं लगता ना? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम हो। तुम्हारी उम्र में भी मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा था कि 10 का नाम करने वाले खुद भूत होते हैं, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो हम गाना गाएंगे। कौन सा? राम रहीम। और मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखिए जी, रखिए जी। बच्चा जो है प्रियोदा मनमोहन के मन में से डर को भगाने के लिए ऐसी सुनसान जगह पे उसे ले जाता है, डराता है। उसके बाद वह उसे कहता है कि जीवन में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वह तो व्यक्ति ऐसा सोचता है तभी वह खुद डरता है, तो हमें ऐसी सोच रखनी ही नहीं चाहिए और उसके मन में से डर को भगाने का काम प्रियोदा करता है। यानी कि मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने यह किया था कि उन्होंने सुनसान और डरावनी जगह पर ले गए, मुर्दों की चीर फाड़ होती है इस तरह से उन्हें डराया, धमकाया, भूत पिचात की बातें की
और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे 10 कार्य करते हैं ना, वह व्यक्ति खुद ही भूत होता है। यानी कि डर हम में छिपा हुआ होता है, हमने ही डर को पाला है। तो इसीलिए डर को हमारे दिमाग में से निकालने का काम हम ही करेंगे, इस भूत को हम ही निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रियोदा है वह मनमोहन को घर पहुंचाने तक उसके मन में जो डर की भावना थी, जो डर का गुण था, वह निकाल कर उसमें निर्भय बनने की भावना जगाता है। उसे निर्भय बनो, इस गुण का वह बोध देता है और संदेश देता है। बच्चों, आज हम इस निर्भय बनो इस इकाई में इस बात का यहाँ पे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया हुआ भावार्थ देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है उनके सभी गुणों के विकास में निर्भयता एक ऐसा गुण है जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी भी तरह दुनिया में हम अपनी दहलीज को लांघ कर आगे बढ़ते हैं तो हमें डर होना नहीं चाहिए। डर को मात देंगे तभी हम अपने रास्ते में आगे चल सकते हैं, और जो निर्भय होते हैं वही जीवन को सफलता की सीढ़ियों से पार निकल सकते हैं। यानी कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें निर्भय होना चाहिए, हमें भयभीत होना नहीं चाहिए। बच्चों, हमें भी हर परिस्थितियों में निर्भय होकर हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और हर परिस्थितियों से रास्ता निकालकर हमें हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।